आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस हला नहीं, अब इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इशू ऑफ शेयर्स, अगेन कोई भी काम जो कंपनी परफॉर्म कर रही है वो स्ट्रोक नहीं है, बार बार ये सब मैं बोल रहा होता हूं तुम्हें। एक होता है स्ट्रोक, एक होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है जहां पर स्टेप बाय स्टेप कोई एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, उससे हम बोल रहे हैं प्रोसेस। जैसे अभी जो मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रोक नहीं है, ये भी क्या है, एक प्रोसेस जो ग्रेजुअली तुम्हें समझ आएगी कि पढ़ाई करना भी एक प्रोसेस नहीं। आज तुम 12 घंटे मेहनत कर लो, कल 2 घंटे करो, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप काम नहीं करेंगे, या फिर आज आपने पढ़ाई की कल नहीं की, या फिर परसों नहीं की और फिर एक दिन 24 घंटे कर ली, तो आपको आउटकम नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी मांगेगा, इसीलिए रोज पढ़ना भी बहुत जरूरी है। वैसे अब जरा यहां पर देखते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एक प्रोसेस है। क्या होता है वो यहां पर लिखा हुआ है, साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज दैट अमाउंट ऑन इट्स shares can be gradually collected in easy installment over a period of the time depending upon its growing financial requirement। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन उसने बोल दी, वन एक एक वर्ड को समझते हैं। उसने बोला जो कंपनी की कैपिटल होती है उसका एक साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या? अमाउंट ऑन इट्स शेयर्स कैन बी ग्रेजुअली कलेक्टेड इन इजी इंस्टॉलमेंट। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को देखोगे, या फिर इन फ्यूचर तुम कोई सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलने के लिए आपको एकदम लमसम में पैसा चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? आपको दुकान खोलनी है तो दुकान के लिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए खोलने के लिए, तो ग्रेजुअली काम नहीं हो सकता है? हो सकता है क्या ग्रेजुअली काम? दुकान तो आपने 20 लाख रुपए की खरीदनी है, हाँ उसमें सामान ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके इकट्ठा कर सकते हो, बट फिक्स कॉस्ट जो होने वाली है वो तो आपकी एकदम ही चाहिए। अब ऐसी पार्टनरशिप की बात है। बट जब हम कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम बिजनेस को कंपनी फॉर्म में कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर जो आपको कैपिटल देते हैं वो आप उनसे इजी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, मतलब धीरे धीरे लेते हैं। वो आपको पता ही है, एप्लीकेशन एक इंस्टॉलमेंट होती है, उसमें दूसरी अलॉटमेंट होती है, तीसरी फर्स्ट कॉल होती है, और चौथी कौन सी होती है? फाइनल कॉल। तो जो कैपिटल आप अपने शेयर होल्डर से लेने वाले हो वो इजी इंस्टॉलमेंट में लेने वाले हो, और वो ग्रेजुअली आपको चाहिए, धीरे धीरे आपको चाहिए, एकदम नहीं चाहिए सारा का सारा पैसा। इसीलिए तो आपके न्यूमेरिकल जब आते हैं तो लिखा रहता है कि भाई 10 रुपए का शेयर था, इसे 4 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट में बांटा गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज लिखी है, टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रोइंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। वो इंस्टॉलमेंट कब मांगी जाएगी इसका कोई प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने एप्लीकेशन मांगी तो 2 महीने बाद आपने अलॉटमेंट मांगना है। इट्स डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी टू कंपनी। हो सकता है दूसरी कंपनी को 2 महीने बाद अलॉटमेंट के पैसों की जरूरत पड़ जाए, और हो सकता है किसी और कंपनी को 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़े। तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट मांगता है अपने शेयर होल्डर से। क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये बेसिक समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एक दूसरे से अलग होती है, जैसे हर घर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। अब यहां पर अगर 40 बच्चा बैठा है तो क्या 40 लोगों के परिवार की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एक जैसी है? आज अलग अलग है ना। किसी को फाइनेंस चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी को फाइनेंस चाहिए होगा घर बनाने के लिए, किसी को फाइनेंस चाहिए होगा गाड़ी खरीदने के लिए, किसी को फाइनेंस चाहिए होगा रोटी कपड़ा मकान के लिए। अब तो मजदूर की बात करें, जो हमारे आसपास लेबर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। अरे उनकी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, पैसा तो सबको ही चाहिए, तो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए? 3 बेसिक नीड के लिए, फूड, शेल्टर और क्लोथ। अब उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है ना, हमसे वो अलग है, इंडिविजुअली वो अलग है, क्या तुमसे वो अलग है? बिल्कुल अलग है। ऐसी एक कंपनी दूसरी कंपनी से भी अलग है, तो हर एक कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। तो जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब वो नेक्स्ट कॉल आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है? अब यहां पर उसने नाम बोल रखा है बेटा, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। सेकंड को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं?
और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है आगे, एंड द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स आर टर्म एज द वर्ड फाइनल इज सफिक्स्ड टू दी, लिखा रहता है ना सेकंड एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जब फाइनल कॉल लिखा रहता है तो उसका मतलब क्या है कि ये लास्ट कॉल है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ऐसे लिखा रहता है। चलो आगे क्या लिखा है, however there is no way which prevent a company from calling the full amount on shares right at the time of application। इसका मतलब क्या है, कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट में नहीं बना। अगर कोई कंपनी चाहती है कि पूरा का पूरा एकदम पूरा का पूरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर उसे एकदम मिल जाए तो वो मांग सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लमसम, जिसे हम क्या बोलते हैं, लमसम। एक तो इंस्टॉलमेंट हो गया और एक लमसम हो गया। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, आपको कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो पूरी फेस वैल्यू एक वक्त भी मांगा जाता है। इस बार प्री बोर्ड में ऐसा एक क्वेश्चन दिया था 3 नंबर का, जिसका आंसर 40,000 या 4 लाख था। उसमें 2 ही एंट्री करनी थी, 3 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें लिखा था सो एंड सो कंपनी इशूड शेयर एट द रेट ऑफ पेन पर शेयर, और पूरा का पूरा पैसा कैसा मांग लिया गया, लमसम में। तो उसकी एंट्री सिर्फ आपको करनी थी 2 एंट्री। चलो नेक्स्ट, अब वो आपको प्रोसीजर बता रहा है कि प्रोसीजर ऑफ शेयर इशूड आर, है ना, इशू ऑफ शेयर की प्रोसेस क्या है। स्टॉक तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आज आप मांगोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। कुछ स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस को इशू। क्या होता है प्रोस्पेक्टस, यहां लिखा है, क्या है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस शादी का कार्ड, वही प्रोस्पेक्टस अभी आप यहां पर समझो। आपकी भाई की शादी है तो आप क्या करोगे, एक कार्ड छपवाओगे और अपने जानने वालों को, जिनको आप बुलाना चाहते हो, उनको देते हो। तो होता क्या है शादी का कार्ड, शादी का कार्ड है इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड है ना, इनवाइट कर रहे हैं आप लोगों को। वैसी कंपनी जब शेयर कैपिटल इशू करती है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस को छापती है। हो सकता है वो डिजिटल फॉर्म में इनवाइट आपको करे, जैसे आजकल शादी के कार्ड डिजिटल फॉर्म में आने लग गए। ऐसी शेयर्स जब इशू करती है कंपनी, तो जो प्रोस्पेक्टस वो बनाती है उसे वो डिजिटली भी देती है और बहुत बार उसे रिटर्न भी देती है। रिटर्न कहां आएगा, रिटर्न आएगा भाई न्यूज़पेपर में। डिजिटली कहां आएगा, वेबसाइट में आ सकता है, या कोई ऐसी वेबसाइट है जो प्रमोट कर रही हैं इशू ऑफ शेयर्स को, तो वहां पर भी इनविटेशन आपके पास आ सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहेगा, प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में लिखा रहेगा, और कंपनी आपसे पैसा क्यों चाहती है, इस पैसे का क्या करेगी इन फ्यूचर, वो बताएगी। कंपनी का क्या गोल है, क्या विजन है, क्या मिशन है। बिजनेस स्टडीज में आपको पता होना चाहिए था मिशन और विजन। आपका मिशन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है और विजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो दोनों चीजें आपको कंपनी बताएगी, और कंपनी ये भी बताएगी कि आपसे जो पैसा रेज कर रही है उसको कैसे लगाएगी, कहां लगाएगी, किस फेसेस में लगाएगी, एकदम लगाएगी या धीरे धीरे करके लगाएगी, फेस वाइज लगाती रहेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो अब जनरल पब्लिक क्या करती है, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है। तो नीचे लिखा है रिसीव्स ऑफ एप्लीकेशन। अब जितने भी पब्लिक ने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया तो अब आपको वो क्या देगा, एप्लीकेशन मनी देगा। हर क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी होता है, होता है, होता है ना। तो आप जब किसी भी शेयर के प्रोस्पेक्टस को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उस कंपनी के पास, उस कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा देंगे। क्लियर है ये बात, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, क्या होगा, हाँ क्या होने वाला है इसके बाद भाई, एप्लीकेशन के बाद क्या होता है सबको पता है, अलॉटमेंट ऑफ। अच्छा यहां पर एक और जो थ्योरी दे रखी है, ये यहां पर दे रखा है, देखो, इफ द कंपनी फेल्स to receive the same within the set period, the company cannot proceed for the allotment of shares and application money should be returned within 130 days of the date of issue of prospectus. यहां से स्टार्ट किया है,
द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% होना चाहिए। जिस दिन कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी उसके 120 दिन, क्या लिखा है, 120 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या होगा? कंपनी को वो पैसे सारे के सारे पब्लिक को वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है? ये यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है। वो क्या है, याद आ गया? कितने हैं वो? 120। बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, एक जगह लिखा है 120, एक जगह लिखा है 130। 120 दिन के अंदर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे पैसे जितने भी आपके पास आ रखे हैं एप्लीकेशन के, वो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो आपको एनसीईआरटी सीबीएसई घुमा देगा सिर्फ एक लाइन पे। यहां तो आपको याद रहेगा 130 दिन, बट आपको लिखा हुआ रहेगा कि भाई ये बताओ कि कितने दिन के बाद एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न हो जाएगा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो आंसर लिखना है 10 दिन। और अगर लिखा हो कि इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस के कितने दिन बाद अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो पाया तो पैसे रिटर्न होंगे, तो आंसर होगा 130। ये दोनों बातें समझ आ गई? इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस से 130 दिन, 130 दिन और दूसरा क्या है, और जिस दिन कैंसिल हुआ, जिस दिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ वो 120 दिन है, उसके 10 दिन के बाद आपको वो पैसा वापस। ठीक है? इसके बाद क्या है? अलॉटमेंट ऑफ, और पूरा खेल ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा अलॉटमेंट, सब किसके बेसिस में आ रहे हैं? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करते हैं और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना था? जो हमने परसों पढ़ा था, टाइप्स ऑफ शेयर्स, याद है? नॉमिनल, ऑथराइज, कॉल्ड अप, वो पूरा याद होना चाहिए। बेसिक एक और चीज पढ़ी थी, कंपनी की डेफिनेशन बोला था, कुछ की पॉइंट्स याद रखने, और फीचर्स के बारे में बात की थी, बस। ठीक है, ये जो इससे पहले था इशू ऑफ शेयर्स, ये सिर्फ पता होना चाहिए, इसमें कुछ पढ़ना, अब इसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ आना चाहिए। बस आज शाम को सिर्फ पढ़ना है कि क्या क्या सुबह पढ़ाया था, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। चलो यहां पर देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यहां लिखा है, क्या लिखा है? चलो, द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और टू बी परचेज विच हैज टू बी मेट wholly or partially out of the proceeds of issue. Primarily expenses payable by the company and any commission payable in connection with the issue of shares. The repayment of any money borrowed by the company for the above two matters, working capital, any other expenditure required for the usual conduct of business operations. Heading देखो क्या लिखी है? minimum subscription. The minimum amount that in the opinion of director must be raised to meet the business ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू। इसका मतलब क्या है? जो आप पैसा रेज कर रहे हैं, जो जनरल पब्लिक से कंपनी पैसा लेना चाह रही है, उस पैसे को कहां कहां यूज कर सकती है, ये 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं। क्या लिखा है? सबसे पहला, द प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ना, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन द प्राइस, अदर देन द कैश कंसिडरेशन। आपने किसी और का बिजनेस खरीदा या आपने कहीं से एसेट्स खरीदी, एसेट्स खरीदने के बदले आप क्या दे रहे हैं? तो आप जो कैपिटल रेज कर रहे हैं वो क्यों रेज कर रहे हैं, उसकी नीड क्या क्या है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? primarily expenses payable by the company and any commission payable in connection with the issue of shares. तीसरा क्या लिखा है? द रिमेमेंट ऑफ एनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबाउट टू मैटर्स। अगर कंपनी ने कहीं उधार ले रखा है, कंपनी को पैसा कहीं उधार ले रखा था और उधार चुकाना है, लोन चुकाना है, तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी इशू शेयर कर सकती है। जैसे पिछले साल की एक बात थी, मार्क जुकरबर्ग ने रिलायंस लिमिटेड में शायद 2% या 8% शेयर्स खरीदे थे। अब मुकेश अंबानी ने क्यों अपने शेयर्स बेचने पड़े उसे, क्यों शेयर्स
इशू करने पड़े, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहता था कि उसकी जो कंपनी है वो उधार फ्री हो जाए, बेप्ट फ्री हो जाए, क्योंकि उधार ज्यादा था। तो उधार ज्यादा था तो उसे पैसे की जरूरत थी, तो उधार से तो नहीं चुकाया जाता, और अगर आप उधार को उधार से चुकाएं, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे, डेप्ट। आपके पास उधार है, आपने कहीं और से उधार लिया, उसका चुकाया, इसको क्या बोलते हैं, डेप्ट। तो मुकेश अंबानी ने क्या सोचा, उसने बोला कि अगर मेरी कंपनी के पास उधार है तो मुझे अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। किसको किया इशू, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को इशू कर दिया। ठीक है, तो आप लोन को चुकाने के लिए भी शेयर इशू करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी शेयर इशू करते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा आपको चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल को भी मीट आउट करने के लिए आप शेयर इशू करते हैं। बैंकरप्ट के लिए कहां से करिए शेयर, बैंकरप्सी का मतलब क्या है कि भाई पैसा ही नहीं है, वो अपने लाइबल ऑब्लिगेशंस को पे ही नहीं कर पा रहे हैं, अब तुम पब्लिक से पैसा ले रहे हो, तो ये तो वैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि भाई आप अब कैसे पैसे ले रहे हो। जब तक बैंकरप्ट नहीं होगी उससे पहले के नॉर्म्स कंपनीज एक्ट के फॉलो करने पड़े, ये बात है। अच्छा अगेन यहां पर देख लो जरा, क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या आपने समझना है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि नीड फॉर कैपिटल, बिजनेस के लिए कैपिटल की नीड क्यों है, आपकी कंपनी पब्लिक से क्यों पैसा लेना चाहती है, उसके बेसिक यहां पर दे रखे हैं। लोन चुकाने के लिए, वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए, अगर आपने किसी का बिजनेस खरीद दिया तो उसको आप पैसे ना दो, उसके बदले क्या दे दो, शेयर्स दे दो। और लास्ट में क्या लिखा है, एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन के जो यूजुअल कंडक्ट्स हैं उनके लिए अगर पैसा चाहिए आपको, तो आप वो पैसा शेयर्स को इशू करके ले सकते। क्लियर है इतनी बात, अरे क्लियर है, कुछ इससे ज्यादा एम्फेसिस नहीं करना। लास्ट जो आपने पढ़ना है वो क्या है, बस ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90%। क्लियर इतनी बात, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्या पढ़ा हमने, इशू ऑफ शेयर्स पढ़े कि शेयर्स इशू कैसे किए जाते हैं। एक ये प्रोसेस है, प्रोसेस में सबसे पहले आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इन्विटेशन लेटर है, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए। जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसके बाद एप्लीकेशंस आती हैं आपके पास, एप्लीकेशंस के बाद आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% होता है। ये जो शेयर्स इशू करके कैपिटल आती है बिजनेस के अंदर, जो इनफ्लो ऑफ कैश होता है, उसका बिजनेस क्या करता है, कहां कहां उस पैसे को लगाया जा सकता है, ये सारी चीजें दे रखी। कहां कहां लगाया जा सकता है, लोन को चुकाने में लगाया जा सकता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने में लगाया जा सकता है, और अदर जो बिजनेस के कंडक्ट हैं, अफेयर्स हैं, उनको करने के लिए पैसा लगाया जा सकता है। प्रीमियरली एक्सपेंसेस को पे करने के लिए ये पैसा यूज किया जा सकता है। प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एसेट्स खरीदी है तो उसको पूरा करने के लिए भी। क्या कंपनी इसे पर्सनल यूज कर सकती है, क्या कंपनी इस पैसे को अपनी दूसरी कंपनी में लगा सकती है, क्या कंपनी, मैंने बोला एबीसी लिमिटेड ने आपसे पैसा उठाया, तो क्या एबीसी लिमिटेड अपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा सकती है, लगा सकती है, नहीं लगा सकती। जो कंपनी उठाएगी वो अपने ही बिजनेस में पैसा लगाएगी। जैसे रिलायंस ग्रुप ने जियो के लिए फंडिंग की, जियो के लिए जियो कंपनी ने इशू ऑफ शेयर्स किया, तो भाई जियो वो पैसा जियो में लगना चाहिए, वो पैसा फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में नहीं लगना चाहिए, किसी और कंपनी में नहीं लगना चाहिए। बात समझ आ रही है बात, नहीं लगा सकते ना। जिस कंपनी टाटा मोटर्स ने इशू ऑफ शेयर्स किया तो टीसीएस में पैसा थोड़ी लगेगा, कहां लगना चाहिए, टाटा मोटर्स में लगना चाहिए। जो विजय माल्या का केस था उसमें था ही क्या कि विजय माल्या ने लोन उठाया किंगफिशर एयरलाइंस के लिए और पैसा किंगफिशर एयरलाइंस में नहीं लगाया, कहां लगाया, कहीं और लगाया। आई बात समझ। तो जिस सोर्स के लिए आप पैसा रेज कर रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं, अपने वहीं लगाना हो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। यहां पर ये देख लो जरा ध्यान से, क्या लिखा है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर इशूड आइदर एट पार
कभी भी शेयर्स अब डिस्काउंट में इशू, shares are to be issued at par when their issue price is exactly equal to their at par का मतलब क्या होता है? जो उसकी फेस वैल्यू है, जब शेयर को उसकी फेस वैल्यू पे ही इशू किया जाता है उसे बोलते हैं एट पार। प्रीमियम क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा में जब आप अपना शेयर इशू कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ आ गई ऋषि? क्या होता है प्रीमियम? एक नहीं हो सकता है, कहीं 10% फेस वैल्यू से ज्यादा पे जब शेयर इशू होता है। अच्छा, और उसको क्या बोलते हैं? यहां लिखा है जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा पे अपना शेयर इशू कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? प्रीमियम बोला जाता है। ये सबको पता चल गया अभी? चलो आगे चलते हैं, इससे आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया इसने यहां पर, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? irrespective of the fact that shares are issued at par or at premium, the share capital of a company as stated earlier may be collected in installment payable at different stages। जो शेयर कैपिटल है ना वो हमेशा कैसे कलेक्ट की जाएगी? जनरली इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट की जाएगी, चाहे शेयर पार में इशू हो या फिर प्रीमियम में इशू। जो शेयर कैपिटल है वो इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट की जाएगी और डिफरेंट स्टेजेस में कलेक्ट की जाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ आई? इसीलिए अब आपको इसकी एंट्री भी समझनी है। चलो अब आ जाओ जरा एंट्री। सबको ये एंट्री आती है? अगर ये एंट्री तुम्हें आती तो इस बार के क्वेश्चन सही होने चाहिए। पहली एंट्री क्या बनती है? और इसमें याद रखना है जितनी इनविटेशन रिसीव हुई आपको, जितनी इनविटेशन आपने रिसीव की उसके इनटू एप्लीकेशन मनी के साथ करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 शेयर्स थे, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, बट एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर्स की और 2 रुपए की शेयर एप्लीकेशन मनी, तो 15,000 इंटू 2 करूंगा मैं, 10,000 इंटू 2 नहीं करूंगा। बस समझे? 5,000 को बाद में करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ किसकी एंट्री कर रहा हूं? एप्लीकेशन। चलो जी आगे आ जाओ। अब जरा ये देखो जरा नेक्स्ट, बस चला नहीं, अब नेक्स्ट आ जाओ। ये सारी चीजें दे रखी हैं, क्या लिखा है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कि शेयर्स का अलॉटमेंट होता कैसे है? उसके बेसिक में 4 पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट। पहला क्या बोल रखा है? इट इज कस्टमरी टू आस्क फॉर सम अमाउंट कॉल्ड अलॉटमेंट मनी फ्रॉम द अलॉटीज ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू देम एज सून एज अलॉटमेंट इज मेड। ध्यान से सुन लो जरा इस बात को, थ्योरी लिखी हुई है एनसीईआरटी, बहुत इसमें एक एक वर्ड का बड़ा मीनिंग है। रेफरेंस बुक देखोगे 1000 पेज की, एनसीईआरटी देखोगे 200 पेज की, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ होता है। इट इज कस्टमरी टू आस्क फॉर सम अमाउंट। अब जरा ध्यान से देखना, अलॉटमेंट का पैसा तुरंत आपको मिल जाता है या आप मांगते हैं, आस्क करते हैं? तो वही पॉइंट यहां पर थ्योरी में लिखा है उसने। क्या लिखा है यहां पर? आस्क फॉर सम अमाउंट कॉल्ड फ्रॉम द allottees on the shares allotted to them as soon as allotment is made। जैसे ही आप अलॉटमेंट कर देते हैं, अलॉटमेंट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं,
जैसे ही आप अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करेंगे, तुरंत आप उनसे क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। क्या मांगना स्टार्ट करेंगे? अलॉटमेंट। आगे लिखो जरा। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय द एप्लीकेंट, with the acceptance to the offer made by the applicant, the amount of application money received has to be transferred to share capital account as it has formally become the part of the sale. अब जरा इस लाइन का मतलब समझो। with the acceptance to the offer made by the applicant, अभी अभी जरा ध्यान से बात करना। ऊपर वाली लाइन देखो, with the acceptance to the offer made by the applicant, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर जब होता है तो अथॉरिटी कंपनी के पास है, ना कि शेयर होल्डर्स के पास है। फिर से इस बात को सुनो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, आपने 100 शेयर अप्लाइड किए, तो कंपनी के पास अथॉरिटी है कि आपको 100 के 100 भी दे सकती है और 100 के 50 भी दे सकती है। वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आ गई। जब ज्यादा एप्लीकेशन आएगी तो आपको कम शेयर अलॉट होंगे। तो जैसे ही आप एक्सेप्टेंस करते हैं कि मेरे पास इतना शेयर्स, मुझे इतने शेयर्स मिल गए हैं, उसी वक्त अब कंपनी को आपका पैसा जो आपसे लिया गया उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। जरा बात सुनो, मैंने बोला कि 10,000 शेयर्स थे, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, तो मुझे तो 15,000 रुपए के हिसाब से, 15,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा मिला, जबकि शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो जब मैं दूसरी एंट्री करता हूं तो क्या उस एंट्री में शेयर कैपिटल लिख देता हूं सीधा ही नीचे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरी एंट्री ये होती है नहीं होती? पहली एंट्री तो रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन टू। तो ये मुझे क्यों करनी पड़ती है एंट्री? क्योंकि जितने शेयर्स की एक्सेप्टेंस हो गई उतने का पैसा मैं तुरंत शेयर कैपिटल में डाल देता हूं। बाकी जो एक्सेस थे, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई, उनका पैसा शेयर कैपिटल में जाता है या टू बैंक में जाता है? कहा जाता है? टू बैंक में जाता है। टू बैंक में जाता है या शेयर कैपिटल में जाता है? टू बैंक में चल जाता है। बात समझ आई? तो जितने शेयर्स का मैं एक्सेप्टेंस दूंगा एजेंसी कंपनी, मैं उनका पैसा तुरंत कहां ट्रांसफर कर दूंगा? ठीक है, जिनका एक्सेप्टेंस करूंगा उनका पैसा कहां डाल दूंगा? शेयर कैपिटल में डाल दूंगा। ये सबको पता है। अच्छा, जितने रिजेक्टेड एप्लीकेंट हैं, जितने रिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड मतलब 10,000 शेयर्स थे, 15,000 एप्लीकेशन आई, मैं सिर्फ 10,000 एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो रिजेक्ट कितने हो गए? क्या हर केस में ऐसा ही होगा? नहीं, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि 10,000 एप्लीकेशन मेरे पास, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन 15,000 की आई, 12,000 को एक्सेप्ट कर रहा हूं और 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दे रहा हूं। ऐसा ही होता है। तो मुझे 3,000 शेयर्स के पैसे वापस करने पड़े। इसी को ही प्रोरेटा बोलते हैं। इसी को ही प्रोरेटा बोलते हैं। तो आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि रिजेक्टेड एप्लीकेंट कितने, जितने रिजेक्टेड एप्लीकेंट होंगे उनका पैसा कहां चला जाएगा? उनका पैसा रिटर्न हो जाएगा, उनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? अरे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ये समझ आ रहा है क्या बात हो रही है? रिजेक्टेड एप्लीकेंट कैसे निकाले जाएंगे ये क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है। नेक्स्ट देखो, इन केस लेसर नंबर ऑफ शेयर्स हैव टू बी अलॉटेड, उस केस में जब कम शेयर्स अलॉट करें, then those applied for the excess application money must be adjusted towards the amount due on allotment from the allottees. क्या बोला उसने? In case lesser number of shares have to be allotted,
अगर आपने कम शेयर अलॉट किए हैं, ध्यान से अभी ये केस समझा रहा हूं, 10,000 शेयर्स थे, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, 3,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आपके पास है? 12,000। आप उन्हें कितने शेयर अलॉट करें? नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आपके पास? 12,000। आप उन्हें शेयर कितने अलॉट कर रहे हैं? तो जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उससे कम कर रहे हैं। तो अगर आप कम शेयर्स अलॉट करते हैं, देन दोज अप्लाइड फॉर द एक्सेस एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एडजस्टेड टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम द अलॉटीज। क्या ये बात समझ आई? कि जितना पैसा उनका एप्लीकेशन का ज्यादा होता है, वो पैसा एडजस्ट हो जाता है कहां? अलॉटमेंट। और हो सकता है कभी कभी फर्स्ट कॉल तक भी वो पैसा एडजस्ट हो जाए। ऐसे ही होता है। एडवांस का पैसा इसे ही बोलते हैं, एडवांस का पैसा इसे बोलते हैं। लास्ट, द इफेक्ट ऑफ द लेटर टू स्टेप इज टू क्लोज द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट which is only a temporary account for the share capital transactions. Later, if the effect of the later two step, later two step कौन से हैं? शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विच इज ओनली a temporary account for share capital transaction. अब चाहे आप एप्लीकेशन की बात करो, अलॉटमेंट की बात करो, फर्स्ट कॉल की करो या फाइनल कॉल की करो, ये सारे अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट, इन्हें आप सिर्फ खोल रहे हैं और इनका अमाउंट जैसे ही आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका ये अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अल्टीमेट सिर्फ कौन सा अकाउंट बचता है आपके पास? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? अब जरा